Friends, welcome back to our YouTube channel SS Commerce Classes. Friends, today I am going to discuss about another topic of your class 12, that is the macroeconomics, and the chapter name is money and banking, जो कि आपके टर्म फर्स्ट सिलेबस के लिए बहुत रिलेवेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस। तो आपको, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। राइट, तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ एंड अनदर टॉपिक, जो कि चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। राइट, अगर मैं सिंपली आपसे डिस्कस करूं कि मनी क्या होती है तो आप लोगों को, सारे लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा कि मनी एक्चुअल में होती क्या है। बट अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या इसका थ्योरेटिकल बेस आपको बताऊं तो आपको आई थिंक मतलब मे भी पता हो सकता है या मे भी ना पता हो, तो वो हम आज इसमें आपको क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बताऊं कि व्हाई वी फील द नीड ऑफ मनी, या मनी क्या, ये मनी जो थी जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, क्या तब से यहाँ पे मनी पाई जाती है, या इसका इन्वेंशन जो है बाद में हुआ था, तो ये सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में एक टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ या डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है आपका बार्टर सिस्टम। क्या है बेटा? बार्टर सिस्टम। अगर मैं बार्टर सिस्टम की बात करूं आप लोगों से, तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जो कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ करता था पूरी वर्ल्ड में, या इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में क्या हुआ करता था, बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल हुआ करता था। इट मींस, मतलब बार्टर का मतलब होता है गुड्स इंस्टेड ऑफ गुड्स, या सामान के बदले सामान। क्या चला करता था हमारी इकोनॉमी में? सामान के बदले सामान, गुड्स इंस्टेड ऑफ गुड्स, या मैं यहां पे लिख दूं गुड्स इंस्टेड ऑफ गुड्स। गुड्स इट मींस सामान के बदले में सामान जब आप एक्सचेंज किया करते थे, दैट इज द बार्टर सिस्टम। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारे पास मनी नाम का कोई चीज नहीं हुआ करती थी। दैट्स व्हाई हम क्या करते थे, एक चीज के बदले में दूसरी चीज को क्या करते थे, शेयर कर लिया करते थे। जिसके पास किसी चीज की अगर ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गया है, तो उसको जहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्शन है उसके साथ में एक्सचेंज करके दोनों के दोनों अपना काम क्या कर लेते थे, इक्वल चलाया करते थे, या अपनी नीड्स को फुलफिल किया करते थे बाय एक्सचेंजिंग द गुड्स विद अदर गुड्स। राइट, अगर मैं यहाँ पे आपका मीनिंग बताऊं तो बार्टर सिस्टम यहाँ पे क्या कह रहा है, बार्टर before the money was invented, the primitive words, the trade are carried out according to the barter system of the exchange। जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह किया जाता था बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, वो सब बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता था, या बार्टर इकोनॉमी में किया जाता था, मान लीजिए आप। तो इसका अगर मैं मीनिंग आपसे बताऊं तो बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू द गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान। अगर आपसे बात करूं, या किसी भी इकोनॉमी में जहां पे सामान के बदले में सामान एक्सचेंज होता है, उसे कहते हैं बार्टर इकोनॉमी। राइट, एंड इकोनॉमी where there is a direct barter of the goods and services is called the barter economy। और इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है आपका C2C इकोनॉमी। और C का मतलब यहाँ पे होता है कमोडिटी, कमोडिटी टू कमोडिटी जहाँ पे एक्सचेंज होती है, दैट इज योर बार्टर इकोनॉमी। राइट, तो आपके पास में एमसीक्यू में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, या बार्टर इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज। तो आपके पास में ऑप्शन हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन, और उसमें से एक आपको दे देगा C2C इकोनॉमी। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा C2C, जिसका मतलब है कमोडिटी टू कमोडिटी, या गुड्स इंस्टेड ऑफ गुड्स, ऐसे करके आपको ऑप्शन देगा, तो आपको राइट ऑप्शन क्रैक करना है। राइट, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, इस जो बार्टर सिस्टम था इसके बहुत सारे नुकसान थे। ठीक है, तो नुकसान क्या थे वो आपको यहाँ पे समझाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहला नुकसान था इसका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। जैसे सपोज दैट मिस्टर ए अगर कोई पर्सन है, वो अपनी कार को सेल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कार को सेल करना चाहते हैं, और बदले में एक स्कूटर लेना चाहते हैं, या बदले में एक एसयूवी ले लीजिए। इनके पास ये छोटी कार है और ये एसयूवी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मिस्टर बी जो है, इसके पास एसयूवी अवेलेबल है। क्या इसके पास एसयूवी अवेलेबल है, लेकिन इसको कार नहीं चाहिए। ये चाहता है कि मेरे को इसके बदले में एक वो मिले, बुलेट मिले, रॉयल एनफील्ड बुलेट मिले। तो इसमें क्या हुआ कि देखो, दोनों के दोनों अगर गुड्स एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो एक्सचेंज तो होने का चांसेस है, लेकिन जो उसकी नीड्स है, एक बंदे की नीड्स तो फुलफिल हो रही है, लेकिन यहाँ पे दूसरे बंदे की नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो अपनी एसयूवी को सेल आउट करके, मिस्टर बी अपनी एसयूवी को सेल आउट करके रॉयल एनफील्ड बाइक लेना चाहता है, और जो
ए पर्सन का बंदा, जो ए नाम का पर्सन है, वो कार को बेच करके एसयूवी लेना चाहता है, मतलब कार के बदले एसयूवी चाहिए, और दूसरे बंदे के पास एसयूवी अवेलेबल है बट उसको कार नहीं चाहिए, उसको रॉयल एनफील्ड चाहिए। तो यहाँ पे एक क्या हो रहा है, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसको बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, मतलब जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है और जो सामने वाला चाह रहा है वो उसे नहीं मिल रहा है। तो ऐसा इसमें पॉसिबल था बार्टर सिस्टम में, या जो चीज मैं बेचना चाह रहा हूँ सामने वाला वो नहीं खरीदना चाह रहा है, या जो चीज सामने वाला बेचना चाह रहा है वो मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ। तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो जाती थी बार्टर सिस्टम में। सेकंड प्रॉब्लम अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, दैट इज द लैक ऑफ कॉमन मेथड्स ऑफ वैल्यू। जो उसकी कार की वैल्यू है, सपोज दैट वो आपका जो कार की वैल्यू है और जो बाइक की वैल्यू है वो दोनों सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। हम उसे एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ जो उसकी वेटेज हो गया या क्वालिटी हो गया, किसी भी बेसिस पे हम उसको मेजर नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि उसकी कार बहुत पुरानी नेचर की हो, जो उसकी रॉयल एनफील्ड है वो अभी न्यू हो, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था। या कोई भी सामान, जैसे सपोज दैट अगर कार और ये सब ना अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो सपोज दैट व्हीट एंड राइस ले लेते हैं, जो उसके व्हीट की क्वालिटी हो वो अच्छी हो सकती है और जो राइस है वो खराब क्वालिटी के, मे बी ऐसा पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या होता था, कॉमन मेजर्स नहीं हो पाता था किसी भी वैल्यू का, राइट। थर्ड पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। बार्टर सिस्टम में आप क्या कर सकते थे, मतलब अगर कोई पेमेंट आपको है तो फ्यूचरिस्टिक है, कोई फ्यूचर में पेमेंट आपको करनी है तो आप उसको करने के एबल नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि सपोज दैट अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अपना राइस सेल करना है, और बदले में मुझे व्हीट चाहिए, लेकिन आज नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 2 महीने के बाद। तो इसने कहा ठीक है, मेरे पास राइस, जो ए नाम का पर्सन है उसके पास राइस है, बी के पास व्हीट है, ठीक है, दोनों बायर्स और सेलर दोनों मिल गए। लेकिन ए चाहता है कि वो अपने राइस को सेल करे आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर वो सेल करे, और बी चाहता है कि जो अपने जो व्हीट है उसको इंस्टेंट सेल कर दे। तो इसने कहा, ए ने, अगर बी कहता है कि देखो आज मेरे व्हीट ले लो और मैं आपके राइस ना 1 साल के बाद ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या होता था कि ऐसी कोई पेमेंट का सिचुएशन नहीं बनता था, मतलब दोनों को इंस्टेंट बेनिफिट मिलने में प्रॉब्लम हो जाती थी और ये पेमेंट फ्यूचरिस्टिक नहीं हो पाती थी, या जो भी ट्रांजैक्शन है उसको आप फ्यूचर पे डिपेंड नहीं रह सकते थे या फ्यूचरिस्टिक नहीं बना सकते थे, राइट। लास्ट है आपका लैक ऑफ द स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर बार्टर सिस्टम की मैं बात करूं तो यहाँ पे कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज हुआ करता था, और अगर कमोडिटी में आप डील कर रहे हैं, कोई पर्सन है अगर वो राइस सेल करना चाह रहा है और उसके बदले में वो व्हीट लेना चाह रहा है, तो राइस अगर सेल करेगा तो व्हीट की इतनी ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी कि उसके लिए उसे स्टोर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये 4 लिमिटेशन थी आपकी बार्टर सिस्टम के अंदर में। सबसे पहले था आपका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, ठीक है, मतलब आप जो चाह रहे हो वो सामने वाला नहीं देना चाह रहा है, या जो सामने वाला चाह रहा है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो पहली प्रॉब्लम ये राइज हो सकती थी। सेकंड है आपका लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, जो उसके गुड्स की वैल्यू है उतनी वैल्यू आपके गुड्स की नहीं है, जो आपके गुड्स की वैल्यू है इसके बराबर सामने वाले की गुड्स की वैल्यू नहीं है, तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो सकती थी। थर्ड है आपका लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। बार्टर सिस्टम में आप फ्यूचरिस्टिक पेमेंट या फ्यूचर में ट्रांजैक्शन को डील करने का कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होता, तो हो सकता था। और लास्ट है आपका लैक ऑफ स्टोर्स ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम से जो भी आपको मतलब मिलता था या जो भी आपको वैल्यू क्रिएट होती थी उसको आप स्टोर नहीं कर सकते थे, या उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक स्टोर कर सकते थे। लेकिन अगर मनी आपके पास में, तो मनी को आप बहुत लंबे टाइम तक भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस जो 4 प्रॉब्लम है इनको फेस करते हुए आपके पास में एक सॉल्यूशन निकला, या जो इकोनॉमी में है जो है इसमें एक इन्वेंशन हुआ जिसका नाम है इन्वेंशन ऑफ द मनी, ठीक है, मनी का इन्वेंशन हुआ, और तब से सारा जो एक्सचेंज होता था वो मनी टू गुड्स होता था, ठीक है, M2G चलने लगा है, M2C इसको मान लीजिए, मनी टू कमोडिटी में डील होता था, ठीक है। आज अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हो तो उसके बदले में मनी पे करो, आपको बदले में वो चीज मिल जाएगी, राइट। ऐसा नहीं होता कि मैं आपको आज अपना जो आप फोन खरीदने के लिए मार्केट में कह रहे हो कि मैं सर मुझे फोन चाहिए, उसने कहा ठीक है फोन ले लीजिए, और आप बदले में कह रहे हो कि नहीं मैं एक बोरा आपको चावल प्रोवाइड कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल आज नहीं है, बिकॉज आज मनी का इन्वेंशन हो चुका है, राइट। तो इन 4 प्रॉब्लम को फेस करते हुए इकोनॉमी में मनी का इन्वेंशन किया गया। और मनी अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो मनी क्या होती है, यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन ऑफ मनी लिखा हुआ है, राइट। तो इसमें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द मनी, राइट। अगर मैं आप लोगों से सिंपली पूछूं कि मनी क्या होता है, तो मेरे पास बहुत से बच्चों का आंसर आएगा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आंसर करते हैं कि मनी का मतलब रुपीस, नोट एंड जो करेंसी वगैरह है ये सब, ठीक है। तो अगर मैं आपका जनरल डेफिनेशन की बात करूं मनी की, तो मनी का मतलब यहाँ पे होता है मनी इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग, मतलब सारी चीज मनी हो सकती है, कोई भी चीज मनी हो सकती है, फर्स्ट है।
ठीक है, कोई भी चीज क्या हो सकती है, मनी हो सकती है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड। एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी चीज मनी हो सकती है, कब तक नहीं हो सकती, जब तक उसे जनरल एक्सेप्टेंस ना मिले, राइट। अगर कोई चीज है उसे जनरल एक्सेप्टेंस मिल गई है, मतलब हर कोई उसे एक्सेप्ट करने के लिए मतलब मना नहीं कर रहा है, या हर कोई उसे एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो दैट इज द मनी। वो बन सकती है क्या, किसके बदले में आप एक्सेप्ट करोगे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब अगर आपको कोई अपना सामान देना है और उसके बदले में आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हो रहे हो, तो दैट इज द मनी हो सकता है। सेकंड है आपका मेजर्स ऑफ वैल्यू, अपनी वैल्यू को मेजर करने के लिए अगर सारे लोग उस जो भी चीज आपने इन्वेंट करी है, जिस चीज को भी आप मनी मानना चाह रहे हो, अगर सारे लोग उससे अपनी चीज को वैल्यू कर पा रहे हैं, तो वो मनी हो सकती है। और नेक्स्ट है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, ऐसी चीज जिसको आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर पा रहे हैं, मतलब इसको होल्ड करके रख पा रहे हैं, तो वो मनी हो सकती है। और लास्ट में आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिससे कि आप कोई फ्यूचरिस्टिक पेमेंट करने में एबल हो, वो सारी चीजें मनी हो सकती है, राइट। तो मनी का मतलब क्या है, मनी इज एवरीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको कि सारे लोग जनरली एक्सेप्ट कर रहे हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड है आपका मेजर्स ऑफ वैल्यू, थर्ड है आपका स्टोर्स ऑफ वैल्यू, और लास्ट है आपका मींस ऑफ स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट, राइट। या उसको क्या अपने जो सामान एक्सचेंज करने हैं उसके बदले में एक्सेप्ट करने को तैयार हो रहे हैं, या अपनी वैल्यू को मेजर करने के लिए उसमें तैयार हो रहे हो, और स्टोर ऑफ वैल्यू उसको स्टोर करके रख पाने में एलिजिबल हो या एबल हो, और लास्ट है आपका मींस ऑफ स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट, जिससे कि आप फ्यूचर में पेमेंट करने में एबल हो। तो ये सब चीजें क्या हो सकती है, मनी हो सकती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, राइट। तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन है। अगर मैं लीगल डेफिनेशन की बात करूं मनी की, तो लीगल डेफिनेशन ये कहती है आपको, मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। जो भी कानून ने बोल दिया है या जो भी लॉ ने आपको बता दिया है कि ये चीज अगर मनी होगी, तो दैट इज द मनी, राइट। अगर लीगल डेफिनेशन की बात करूं, जो चीज आपको कानून बोल देगा या लॉ बोल देगा कि ये चीज मनी है, तो आपको उसे मनी मानना ही पड़ेगा, राइट। अगर मैं आपसे यहाँ पे फर्दर एक पॉइंट जो आपकी बुक में होगा, बैंक मनी, अगर मैं आपसे बात करूं बैंक मनी की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल। देखिए, मतलब जितनी भी डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास में अभी अवेलेबल है, दैट इज द बैंक मनी। समझ में आया। और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, एक ऐसी डिपॉजिट जिसको आप अपनी डिमांड पे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, दैट इज द डिमांड मनी, राइट। तो किसी भी कमर्शियल बैंक के पास में या बैंकों के पास में जितना भी मनी अवेलेबल है, जो कि सारा कैसा मनी होना चाहिए, डिमांड डिपॉजिट जो है, जो कि कमर्शियल बैंकों के पास में हेल्ड किया हुआ है, दैट इज द योर बैंक मनी, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें कि आपको क्वेश्चन भी यहां से प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है, वो है आपका मनी सप्लाई। क्या है, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का अगर जनरल टर्म में बात करूं, मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो किसी भी इकोनॉमी के लोग हैं या पीपल्स हैं, उनके द्वारा जितना भी मनी हेल्ड किया हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड में, तो उसे कहते हैं आपका मनी सप्लाई, ठीक है। जनरली ये 1 ईयर हो सकता है, ठीक है, कि मतलब 1 साल के अंदर अंदर अब के जो जनरल पब्लिक है किसी भी इकोनॉमी के, उनके द्वारा कितना मनी अपने पास में हेल्ड किया हुआ है, दैट इज योर मनी सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आप दो लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे, वेरी फर्स्ट इज द गवर्नमेंट एंड थर्ड इज द सेकंड इज द बैंक, राइट। बैंक और गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सक्लूड इसलिए कर दें क्योंकि ये मनी को क्रिएट करते हैं, ये खुद मनी को क्रिएट करते हैं, तो इनको पब्लिक नहीं माना जाएगा। यहाँ पे पब्लिक का मतलब यहाँ पे जनरल पब्लिक से लिया गया है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड में जितने भी जनरल पब्लिक के पास में मनी हेल्ड होगा या मनी अवेलेबल होगा, दैट इज योर मनी सप्लाई, और जो कि जनरली कहाँ पे होता है, एक इकोनॉमी में होता है। तो यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, इट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। एक किसी निश्चित समय में जो किसी देश के जो लोग हैं उनके द्वारा जितनी भी मनी हेल्ड करी गई है, दैट इज योर मनी सप्लाई, राइट। अगर मैं आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलूं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के क्या फीचर होते हैं, राइट। तो जनरली 2 फीचर यहाँ पे मनी सप्लाई के दिए गए हैं। वेरी फर्स्ट इज द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि मनी सप्लाई में केवल वही मनी ली जाएगी जो कि पब्लिक के पास में है। यहाँ पे गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स या बैंक्स के पास में जितनी मनी अवेलेबल है उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेकंड इज द स्टॉक कंसेप्ट। अब स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है या फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, ये आपको आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा या मैं आपको फर्दर नेक्स्ट किसी वीडियो में समझा दूंगा। स्टॉक कंसेप्ट मतलब होता है एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसा पॉइंट जहां पे कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसे क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। तो जैसे मैंने मनी सप्लाई बोला था और उसमें मैंने बोला था कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो उसे कहते हैं आपका स्टॉक कंसेप्ट, जिसका की मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड से अगर कोई कंसर्न है या कोई रिलेटेड चीज है तो उसे कहते हैं आपका
मनी सॉरी स्टॉक कंसेप्ट, राइट, जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड से होता है, जैसे 1 ईयर हो गया, 1 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, तो इसे कहते हैं आपका स्टॉक कंसेप्ट। तो दो फीचर है, सबसे पहले तो मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, जिसमें कि आपको एक्सक्लूड कर देना है बैंक को एंड गवर्नमेंट सेक्टर को, और नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक कंसेप्ट। ये क्या है, एक मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है। इसको आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जो हमारी आरबीआई है, हमारा सेंट्रल बैंक है, उसने मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, कुछ फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए गए, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी 90% मैं आपके लिए कहूं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको एमसीक्यू भी फ्रेम कर सकता है। जैसे सपोज दैट आपसे पूछ लिया कैलकुलेट द M1 कैलकुलेट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दे देगा और उससे आपको बताना पड़ेगा कि M1 क्या होता है, राइट। तो ये आरबीआई के द्वारा सेट किए गए कुछ मेजर्स है मनी सप्लाई को, जो कि 4 होते हैं, 4 मेजर्स जनरली है। पहला आपका M1, सेकंड इज द M2, थर्ड इज द M3 एंड लास्ट इज द M4, राइट। ये 4 मेजर्स आरबीआई के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। इसमें अगर M1 की बात करूं मैं, तो M1 का मतलब होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। करेंसी एंड कॉइन्स दोनों, नोट प्लस कॉइन्स जितने भी जनरल पब्लिक के पास में, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट मतलब कमर्शियल बैंक के पास में जितना भी जमाए हैं, जो कि आप अपनी डिमांड पे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास में कोई अगर डिपॉजिट है तो उसको आप क्या मानेंगे, M1 मानेंगे। सबसे पहले करेंसी हेल्ड विद द जनरल पब्लिक, पहला पॉइंट, उसमें ऐड करोगे आप डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, और थर्ड है आपका आरबीआई के पास में जितना डिपॉजिट होगा, इन तीनों का सम टोटल आपका M1 कहलाएगा, राइट। अगर मैं सेकंड टर्म आपसे बात करूं M2, तो M2 का मतलब होता है M1 में कितनी चीजें थी, 3, प्लस उसमें आप ऐड कर दोगे सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जितना भी आपके पास में डिपॉजिट अवेलेबल है उसको ऐड कर देंगे, किसमें, M1 में। और M1 में कितनी चीजें थी, 3 चीजें, मतलब 3 चीजों में एक और ऐड कर देंगे, जो कि है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। पोस्ट ऑफिस जो है, बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि क्या पोस्ट ऑफिस में ही पैसे जमा कर सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस भी बैंक का काम करता है, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, यस डेफिनेटली हम पोस्ट ऑफिस में क्या कर सकते हैं, अपनी डिपॉजिट को सबमिट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपके पास में M1 है और प्लस सेविंग डिपॉजिट है, सेविंग मतलब सेविंग अकाउंट, आपका जितना भी सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में जितना भी बैलेंस हेल्ड है टोटल पोस्ट ऑफिस में, उसको यहाँ पे आप ऐड कर देंगे तो आपका M2 निकल जाएगा। अगर मैं M3 की बात करूं, तो अगेन M3 का फॉर्मूला आपका है, M1 आपको देखना है एंड नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, TD के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, तो वो आपको M3 में ऐड कर देना होता है। कब, M1 प्लस M1 में 3 बातें थी, और प्लस आप नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक जो भी है आपके पास अवेलेबल है, उसको अगर ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा M3। और लास्ट इज द M4, जिसमें कि आपको लेना है M3। M4 में आपको M1 नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, M3 लेना है, प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट अवेलेबल है, चाहे वो सेविंग है, चाहे वो टर्म्स है, जो भी है आपके पास, सारे को अगर आप टोटल यहाँ पे कर दोगे तो दैट इज योर M4। और इसमें ध्यान रखना एक बात में, आपको NSC जो आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, इसको एक्सक्लूड कर देना है। क्या, NSC आपको इसको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडेड। और NSC की फुल फॉर्म अगर मैं आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछ सकता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राइट। तो NSC की फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी बुक में भी आई थिंक ऐसा ही एक क्वेश्चन अवेलेबल होगा आपके पास में। तो अगर मैं आपको सीधे यहाँ पे समझाऊं, तो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द M1, M2, M3 एंड M4। आपको क्या करना है, M1, M2, M3, M4 कैलकुलेट करना है, और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले करेंसी विद द पब्लिक, लोगों के पास में कितना पैसा है, ये कह रहा है आपका 80,000 रुपीज, कितना अवेलेबल है, 80,000। एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, बैंक के पास में डिमांड डिपॉजिट कितनी है, 78,000। एंड थर्ड कह रहा है आपका अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास में कितने डिपॉजिट है, 3500 टोटल इसमें, ठीक है। ये रुपीज में होगा आपका, टर्म्स जो है ये सारे रुपीज में, और इसको सपोज दैट करोड़ में ले लो, ठीक है, रुपीज एंड करोड़ में ले लीजिए,
दोगे, राइट। अगर आपका टोटल डिपॉजिट जो कह रहा है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये आपका है 22,500 रुपीज करोड़ रुपीज, राइट। और नेक्स्ट है आपका टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जो टीडी है बैंक के पास में, वो है आपका 2 लाख करोड़ रुपीज। एंड नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपका क्या डिपॉजिट है उसे वो है आपके पास 5,500। तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, इससे आपको कैलकुलेट करना था M1, M2, M3 एंड M4। अगर मैं सिंपली आपसे बात करूं M1 की, तो आपको समझ में आएगा कि M1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। वेरी फर्स्ट M1 इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं M1 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा M1 इज इक्वल टू, मैंने बताया था करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, डीडी किसके साथ में, बैंक के साथ में, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद किसके साथ में, आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है करेंसी विद द पब्लिक है आपका 80,000, राइट। इसमें ऐड कर देंगे आप डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, जो कि आपके पास 78,000, और इसमें आप ऐड कर देंगे अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई जो कि आपका है 3,500। तो आप अगर इस सबको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर होगा 78 प्लस 80, 78 प्लस 80 प्लस 35, तो ये हो जाएगा आपका 1,61,500। टोटल कितना हो जाएगा, 1,61,500। ये आपका M1 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं M2 कैलकुलेट करूं, तो M2 के लिए मैंने आपको बताया था M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, POSB, राइट। तो M1 आपका कितना आया था 1,61,500 प्लस में अगर सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट, तो जो कि है आपका 5,500। तो आप अगर इसमें ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1,61,000 में 5 अगर आप ऐड करोगे तो 1,66,000 एंड 67, तो ये आ जाएगा 1,67,000 करोड़, राइट। सेकंड M2 आ गया। फिर अगर मैं M3 की बात करूं, तो M3 आपके सामने यहाँ पे रहने वाला है, मैं रफ कर लूँ या इसे फर्दर प्रोसीड कर लेता हूँ। M3 यहाँ पे रहने वाला है आपके साथ में, M3 इज इक्वल टू, मैंने अगेन बताया था M1 प्लस आपके पास में NTD, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। तो M1 आपके पास में अवेलेबल था 1,61,500 और प्लस आपके पास में NTD था कितना, NTD था आपके पास में अवेलेबल, नेट टाइम डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट है 2 लाख, कितना है 2 लाख। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 3,61,500, कितना हो जाएगा 3,61,500, ये आ जाएगा आपका M3। और लास्ट में आपके साथ में अगर बात करूं M4 की, तो M4 आपके साथ में रहने वाला है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद, डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, ठीक है। तो M4 अगर मैं आपसे बात करूं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल था, M4 है आपके पास में 3,61,000 अभी हमने निकाला था M3, और प्लस में आप ऐड कर दोगे पोस्ट ऑफिस टोटल डिपॉजिट जो है 22,500, तो आपके साथ में आंसर रहने वाला है 3,61,500 प्लस ये रहने वाला है 22,500 करोड़। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आपके साथ में 3,61,500 प्लस 22,500, दैट इज द 3,84,000 आपका रहने वाला है M4। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था न्यूमेरिकल। तो ये मनी वाला जो पार्ट है आपका, ये सब खत्म हो चुका है अभी यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट आपके साथ में जो होगा, ये बैंकिंग का चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा और जल्दी इसकी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। और हमें इंस्टाग्राम जो हमारा पेज है वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, और जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ नोट्स एंड एनी अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपका जो फेसबुक पेज हमारा है वहाँ पे भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या वहाँ पे हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको जो हमारे जो चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस हैं या कोई भी नोट्स वगैरह हैं या कोई भी अनाउंसमेंट है उसका आपको जो नोटिफिकेशन है मिल सके, राइट। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो
अपलोड नहीं हो जाती है। थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।